हेलो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में देखूंगा फेज एंगल। फेज एंगल एक्चुअली होता क्या है, लगातार मैं आपसे डिस्कस करते आया हूं अभी तक। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सीरीज पैरेलल में तो फेज में एंगल होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होते हैं उसे को फेज एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए डिफिनेशन होना चाहिए व्हाट इज फेज एंगल। तो आप कह सकते हो द एंगल बिटवीन, अगर यहां बात की जाए है ना, क्या कहा जाए, द एंगल बिटवीन, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए कहेंगे हम क्या, द एंगल बिटवीन, हमने पहले भी एक इंट्रोड्यूस कराया था, द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, ओके। करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है उसे क्या बोला जाता है, आपका फेज एंगल, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, फाई, फेज एंगल फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेज एंगल किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, सपोज दैट एक L और R का कोई कॉम्बिनेशन का सर्किट है, तो इस सर्किट में कितना फेज एंगल है, यहाँ का L और R बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स यहाँ पे Vs है, यहाँ से निकलने वाला करंट क्या होगा हमारा, I होगा, निकलने वाला करंट क्या होगा हमारा I। तो आप कह सकते हो इन दोनों के बीच लीडिंग लैगिंग होगा, वही तो फेज एंगल है। अगर यहाँ पे इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए करंट दोनों के लिए सेम है, क्या है, करंट दोनों के लिए सेम। तो यहाँ पे फेजर अगर ड्रॉ करूं इस सर्किट का, तो आपको कहोगे सर ये लो ना, एक करंट ले लो, रेफरेंस IS जो करंट जाएगा उसको आप ले लो, है ना, करंट आपने IS ले लिया। उसके बाद इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, यहाँ पे क्या होगा VR और यहाँ पे क्या होगा VL, ओके, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का कहते हमेशा कर देते हैं, रेजिस्टेंस चूंकि सेम फेज में होता है। अगर बात करोगे इंडिविजुअल की, तो यहाँ पर इसकी चर्चा करो, रेजिस्टिव वाला सर्किट हमेशा क्या होगा इसके फेज में, यानी VR के फेज में कौन होगा, IS, VR के फेज में क्या होगा हमारा IS। तो ये वाला का VR हमारा निकल गया। VL आपको पता है यहाँ पे जाने वाला करंट IS और VL के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनके बीच अगर रिलेशन निकालोगे तो कैसा रिलेशन होगा, आप कहोगे सर करंट ना कैपेसिटर के, इंडक्टर के केस में 90 डिग्री से लैग करता है, 90 डिग्री से क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, 90 डिग्री से इस करंट को इससे लैग कराऊं, यानी वोल्टेज क्या करेगा, लीड कर रहा होगा। वोल्टेज इधर होगा तभी ना करंट लैग करेगा। अगर वोल्टेज का फेजर मैं यहां बना दूं, वोल्टेज सॉरी BS है, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे VL होगा। इसका मतलब ये इंडक्टर वोल्टेज से लैग करेगा कौन, हमारा IS करंट। IS करंट क्या करेगा, लैग करेगा, कितना से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन यहां से कई और बन जाते हैं। यहां पे देखिएगा, मैं इसको एक जरा आपको कर देता हूं साइड में। एक चीज और क्या यहां से बन जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, है ना, करंट और वोल्टेज में कितने डिग्री का एंगल होता है, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, करंट और वोल्टेज के बीच कितने का गैप होता है, 90 डिग्री। करंट और वोल्टेज के बीच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ध्यान रखना आप लोगों को, है ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्योर इंडक्टर में और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के बीच एंगल कितना होता है, 0। अगर कोई बोले प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, है ना, यहां से बोल दे आपसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट का केस, तो आप कहोगे प्योर रेजिस्टिव, है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की अगर बात करें, वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन पूछे तो कितना होता है एंगल दोनों में, 0 डिग्री। कितना का एंगल होता है, 0 डिग्री। ये 2 पॉइंट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, करंट और वोल्टेज में कितने का एंगल होता है, 0 डिग्री। तो फेज एंगल कहता है द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब कौन सा करंट जी, इस सर्किट का पूरा रिजल्टेंट करंट ये रहा और रिजल्टेंट वोल्टेज ये रहा, इन दोनों के बीच एंगल देखिए यही। तो इसी को फेज एंगल कोई पूछेगा, इंडक्टर का पूछेगा फेज एंगल कितना होता है, तो आप कहोगे 90 डिग्री। रेजिस्टेंस का फेज एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे कि 0 डिग्री, है ना। अब
अगर सर्किट ऐसा पूछे ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो तब, ये तो किसके लिए हुआ, प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टेंस के लिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, तब इसका फेजर मैं बनाऊंगा। अभी तो ये क्या हो गया हमारा, इसका इंडिविजुअल कर दिया, इसका इंडिविजुअल कर दिया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस सर्किट में तो दोनों है, आपने प्योर इंडक्टर का यहां बना दिया, प्योर रेजिस्टिव का यहां पे क्या होगा हमारा VR और यहां पे VL हो गया। अब रिजल्टेंट वोल्टेज कितना यहां पे लगेगा, तो चलिए यहां पे चर्चा कर लेता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। यहां से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, चलिए। तो रिजल्टेंट कोई फेजर कहेगा, क्योंकि दो एलिमेंट है, एक का 90 डिग्री दूसरे का 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, आपको कि सर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो इसको आपको पता होना चाहिए, आगे बढ़ाते हैं इसके पैरेलल में, और यहां से वो आगे बढ़ते हैं इसके पैरेलल में, ये ओके। अब यहां से यहां से यहां जो हो गया, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट। इसका मतलब टोटल VS यहां बनेगा, टोटल सर्किट का। अब सर्किट का पावर, इस सर्किट का कोई फेज एंगल पूछे तो इंडिविजुअल इंडक्टर का 90, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का 0, लेकिन अगर रिजल्टेंट कोई पूछे RL सर्किट का, तो आपको पता होना चाहिए अब ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच का एंगल। यानी अगर अब ऐसे सर्किट का पूछा जाए तो आपको हो गया यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलेंगे फाई, यही कहलाता है फेज एंगल, यही क्या कहलाता है, फेज एंगल। तो आई होप आप फेज एंगल को समझ चुके होंगे, और फेज एंगल क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर यही वेव फॉर्म के टर्म्स में पूछा जाए, वेव फॉर्म के टर्म्स में पूछा जाए, तो मैं इसको आसानी से करवा सकता हूं। देखिएगा वेव फॉर्म के टर्म में अगर पूछा जाए, चलो इसको मिनिमाइज यहां तो नहीं कर सकते है ना, वेव फॉर्म के टर्म में पूछा जाए तो चलिए वेव फॉर्म के टर्म में इसको मैं करता हूं ऊपर, है ना। चलिए वेव फॉर्म के टर्म में अब देखता हूं, RL सर्किट था ना, देखिए कौन सा सर्किट था, इंडक्टर भी था और रेजिस्टेंस भी था, ये दोनों चीज था सर्किट में लगा हुआ। तो चलिए वोल्टेज और करंट कैसे लीड लैग करेगा, देखिए इंडक्टिव सर्किट है, लीड करने का कोई मतलब नहीं है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है ना। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा, यहां पर जो ग्राफ, हम एनिमेशंस भी दिखाएंगे आपको, लेकिन देखिए वोल्टेज पहले जा रहा था और करंट बेचारा लैग कर रहा है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग कर रहा है, लेकिन कितना डिग्री से, वो तो वैल्यू पता होता तब होता। तो ये किसका है, हमारा वोल्टेज का। तो करंट क्या करेगा, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा लैग करेगा। तो मान लो इतना डिग्री से लैग कर रहा होगा करंट, ये करंट को हमने लैग करा दिया, है ना। ये V और I दोनों है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ध्यान रखिएगा कोई वेव फॉर्म मान लीजिए इतना से लैग कर रहा है, कितना से, इतना डिग्री से, तो इसको नीचे जोड़ देते हैं, बाद में ध्यान रखना इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि y एक्सिस से हर एक को जोड़ना पड़ता है। तो ये जो बना दोनों के बीच, ये कहलाता है फेज एंगल, यही क्या कहलाता है, फेज एंगल, यही क्या कहलाता है, फेज एंगल। चीजें क्लियर है, यही क्या कहलाएगा, फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल यही होता है वेव फॉर्म में। ये क्या है, हमारा करंट है, ये क्या है, हमारा करंट। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले जब आपको चीजें दिखेगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस चीजें दिखेगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है और उससे करंट हमारा क्या किया, लैग किया। तो ये हुआ सर्किट वेव फॉर्म में, वो हुआ फेजर डायग्राम में। अब मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। तो ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका वेव फॉर्म के अंदर फेज एंगल दिखाना। नेक्स्ट है, चलिए, तो एक तो हमने देखा वेव फॉर्म के थ्रू, है ना, एक तो हमने देखा किसमें, वेव फॉर्म्स। ओके, ये आज नया सॉफ्टवेयर डाला हूं इसके अंदर, तो इसमें कुछ फीचर्स बिल्कुल नए हैं, उसको मैं देख लूंगा किस तरीके से स्कोर किए जा सकते हैं। दूसरा देखा फेजर के थ्रू, है ना, फेजर डायग्राम में कि किस तरीके से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। वेव फॉर्म में इस तरीके से भी देख लिया हमने, है ना। तो ये अब है इक्वेशंस के थ्रू फेज आपको पूछा जाता है, इक्वेशन से कौन कितना लीड करता है, लैग करता है, इसके थ्रू, तो हम उसको भी देखेंगे एक बार। चलिए, इक्वेशंस के थ्रू फेज एंगल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूं एक पिक्चर्स दिखाना, जिससे चीजें आप लोग के लिए क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अगर आपको देखना है यहां पे,
ओके तो अब मैं आपको जो लीडिंग लैगिंग का कंडीशन बता रहा हूं कि फेज मतलब होता है वोल्टेज और करंट में गैप हो जाना। अगर आप बात करोगे चाहे वो लीडिंग हो या लैगिंग, कभी करंट आगे चले जाए वोल्टेज से या पीछे चला जाए, यानी गैप तो दोनों ही कंडीशन में होगा, दोनों ही कंडीशन में गैप होगा, उसको फेज में बोलते हैं, है ना। आपको लीडिंग लैगिंग से अभी मतलब नहीं है, आगे जब सर्किट पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे लीडिंग सर्किट लैगिंग सर्किट, है ना। करंट पिछड़ जाता है तो उसको लैगिंग सर्किट बोलते हैं, करंट वोल्टेज से आगे चला जाता है तो लीडिंग सर्किट बोलते हैं, है ना। इसका अगर बात करो यहाँ पे तो इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे जो आपको सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, देखो लैगिंग सर्किट हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो पहला वोल्टेज रेड कलर का कौन सा लिया हमने, वोल्टेज का लिया हुआ है, ठीक है ना। और देखो लैगिंग सर्किट है तो देखो करंट कहां से चला है, यहाँ पे देखोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो करंट कहां से चला है, यहां देखिए करंट यहां से चला है ना, ये लैग कर रहा है, ग्रीन कलर का कौन सा करंट का वेवफॉर्म है जो क्या हुआ लैगिंग सर्किट। यानी अगर सर्किट जरूर अगर लैगिंग सर्किट रहा होगा तो आरएल नेचर का रहा होगा, क्या होगा आरएल नेचर का रहा होगा, तभी सर्किट क्या कर रहा होगा लैग कर रहा होगा। यानी ये देखिए अगर इसको पूरा आप देखते हो इस तरीके से करंट लैग कर रहा है। यहाँ पे आपको तो पावर का भी दिखा दिया गया है, यानी ये हमारा पहले वोल्टेज का है, अगर ये लैगिंग सर्किट होगा तो करंट कहीं नहीं इसके बाद पीछेगा, लेट होगा तो करंट यहां से चल रहा है, और सर्किट में हम क्या कर देते हैं इस चीज को जोड़ देते हैं, इस चीज को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रहे, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रहे कि इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, यहां से लास्ट में वाई एक्सिस से जोड़ दिया जाता है। तो ये करंट का ये वोल्टेज का है। बाकी बात करेंगे तो पावर की, यहां पे देखिए ये तीसरा जो है इन्होंने पावर का भी ग्राफ दिखाया कि जब दो हो तो उसका रिजल्टेंट पावर का वेवफॉर्म कैसे बनता है, डबल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन चीजें आपको यहां पे पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका वेवफॉर्म गया है। ये लैगिंग सर्किट के रिगार्डिंग है। तो चलिए हम अब अपने फेज एंगल को हमने देखा फेजर से, वेवफॉर्म से, हम वेव भी देख रहे हैं यहां पे, और हम अब चलेंगे किस पे, अपने इक्वेशंस के थ्रू फेज कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके तो अब मैं फेज एंगल को देखूंगा इन टर्म्स ऑफ किसके, वेवफॉर्म, सॉरी इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म नहीं देखना है अब मुझे, इन टर्म्स ऑफ वेव इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग में फेज एंगल देखूंगा यहाँ पे। तो चलिए सपोज दैट v ऑफ t इज इक्वल टू आपसे बोलता है कि 200 साइन 314 t है और माइनस 80 डिग्री ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और आपसे बोलेगा i ऑफ t इज इक्वल टू 50 साइन 314t, ओके, और उसके बाद कुछ भी नहीं देगा। ये दो इक्वेशन है। पूछता है ऐसे कंडीशन में फाई का वैल्यू क्या होगा, यानी किस टर्म में हिंदी लैंग्वेज में पूछेगा, फाइंड फेज एंगल इस सर्किट का क्या होगा, है ना। तो सिंपल वे में है, ध्यान रखना कभी, अब किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है किसी वेवफॉर्म से उसके फेज एंगल को निकालने के लिए, इस वेवफॉर्म इक्वेशन से फेज एंगल निकालने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक सिंपल टर्म में यहाँ पे मैं नोट डाउन आप लोगों को पहले करा दूं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो यहां देखिएगा मैं एक बार इसको लाइनिंग कर देता हूं और यहां पे स्पेशली नोट मेंशन करता हूं, है ना। नोट क्या मेंशन करना हूं, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। दोनों भी जिस इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे, ध्यान रखिएगा कंपैरिजन करूंगा करंट और वोल्टेज से फेज एंगल निकालने का, तो ध्यान रखे फ्रीक्वेंसी ये इसकी क्या है, ओमेगा टी जहां पे होता है, ओमेगा जब कितना है 314, दोनों का सेम है। तो पहला कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कभी ना तो फेज एंगल निकलता, ना ही पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ना ही एवरेज पावर निकाल सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए नोट, दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपैरिजन करेंगे कि इसका फेज एंगल कितना है, ध्यान रखें दोनों या तो साइन में हो एट ए टाइम या फिर दोनों कॉस में हो। एक साइन अगर एक कॉस में होगा तो भी आप नहीं निकाल सकते। अगर एक साइन एक कॉस में है तो साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, दोनों को या तो साइन में रखना पड़ेगा या दोनों को कॉस में रखना पड़ेगा, तभी फेज एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी दूसरा पॉइंट, बोथ इक्वेशन शुड बी either sin
साइन वेव और कोसाइन वेव इक्वेशन एट ए टाइम। ओके, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी ध्यान रखना है। या तो एट ए टाइम दोनों साइन में हो या एट ए टाइम दोनों कॉस में हो। अगर एक साइन एक कॉस में दिखे तो एक को कन्वर्ट करना है, वो तो आप मैथ्स के फॉर्मूला जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ध्यान रखने योग्य बातें। तीसरा आखिर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। स्केलिंग यानी मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, ध्यान रखें। अभी क्या दिख रहा है आपको, दोनों प्लस, दोनों क्या दिख रहा है, प्लस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्लस और एक माइनस में कंपैरिजन कर लिए। कभी भी कंपैरिजन करेंगे फेज एंगल, अभी तो डिफरेंस तो आपको दिख रहा है कितना है, पर कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं एक प्लस है एक माइनस है, अगर प्लस एक होगा दूसरा माइनस होगा तो माइनस वाला को अंदर लेके जाइए इधर एंगल की तरफ, यहां दोनों प्लस होना चाहिए, नहीं हो, ये चीज ध्यान रखे। तो क्या है मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट पॉइंट है में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इक्वेशन शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड शुड बी, मैग्नीट्यूड साइन ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख देता हूं मैं साइन। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, 200 और 50 अलग अलग है। साइन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इक्वेशन शुड बी सेम। हमेशा ध्यान रखें, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव एट ए टाइम। इन चीजों का ध्यान रहे। एट ए टाइम क्या होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तो आप फेज एंगल कभी भी निकाल सकते हो। तो बस ये बेसिक थॉट्स थे, इसी के बेस पे आप कभी भी फेज एंगल निकाल सकते हो। तब बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे क्वेश्चन रेडी है आपका। अब देखिए, अब ये भी चीज दोनों पॉजिटिव है, उसके बाद दोनों साइन में है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो सिमिलरली फेज है कितना, फेज एंगल कहे तो 80 डिग्री। कितना है, 80 डिग्री। कोई कहे कैसे सर, देखिए ये जो अब वेव फॉर्म बनाओगे ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आपको, है ना। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं, इसको छोटा करके। यहां से देखिए अब कैसे ग्राफ से समझेंगे, यहां पे समझिएगा, सॉरी यहां पे समझना है, यहां पे समझना है। एक अगर वोल्टेज का लिखता हूं तो वोल्टेज बेचारा तो 80 डिग्री से लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, 80 डिग्री से लैग कर रहा है। इसका मतलब करंट अपना जीरो डिफरेंस पे है, यहां तो कुछ नहीं है तो प्लस माइनस जीरो है ना। तो करंट का अगर ग्राफ बनाओगे, करंट का ग्राफ अगर बनाते हो तो करंट बेचारा जीरो डिफरेंस से चल रहा है, करंट जीरो डिफरेंस से, है ना। जिसका मैक्सिमम 50 मैग्नीट्यूड किस चीज को दिखाता है जी, इस वैल्यू को। 50 किस चीज को दिखाता है, इस वैल्यू को। और साइन मतलब साइनोसॉइडल वेव, है ना। 314 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कोई सोचेगा कैसे आया, क्योंकि ओमेगा का मान अगर 314 होगा, 314 सॉरी ओमेगा का मान अगर 314 हो, 314, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 निकलता है। कोई कहेगा फिर भी कैसे सर, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। यहां पे वैल्यू रखिए, एफ निकल जाएगा। चीजें क्लियर है। चलिए अब दूसरा, वोल्टेज कितना कर रहा है भाई, 80 डिग्री से पिछड़ रहा है। माइनस का मतलब 80 डिग्री से वोल्टेज क्या कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में पिछड़ रहा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में पिछड़ रहा है 80 डिग्री से। इसका मतलब अगर वोल्टेज का मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, वोल्टेज तो वोल्टेज पिछड़ रहा होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 200 है, इसका कितना था, 50 था, तो वोल्टेज 80 डिग्री से पिछड़ रहा। तो यहाँ तो 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 360 डिग्री होता है, तो 90 जरूर यहाँ रहा होगा। तो अगर इसकी बात कर लूं मैं, अगर इसकी मैं बात कर लूं, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इसकी बात कर लूं तो 80 डिग्री यहां पे रहा होगा, यानी इतना से पिछड़ रहा होगा। कौन, वोल्टेज। आपको ये सर इतना बड़ा क्यों बना दिए, क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, 200। तो वोल्टेज यहाँ पे ये वैल्यू मैग्नीट्यूड यही होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, पीक वैल्यू, है ना। तो ये कितना है, 200 वोल्ट, है ना।
अब चीजें क्लियर है यहां तक। इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है 314 है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना होगा सेम, हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी यहां पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहां की बात करूं तो इसको हमेशा y एक्सिस से मिलाते हैं, y एक्सिस से। अब ये दूरी कितनी है, ये 0 से था, ये 90 से शुरू, ये 80 से शुरू हुआ है, कितना से 80 से, लैग 80, इसका मतलब फेज एंगल कितना है 80 डिग्री। ये वेव फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि फेज एंगल कितना है 80 डिग्री, फेज एंगल कितना है 80 डिग्री। चीजें क्लियर है, फेज एंगल कितना है 80 डिग्री, चीजें क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फेज एंगल यहां से कोई पूछ देगा तो आपको कितना बताओगे 80 डिग्री। तो हमने इसको वेव फॉर्म के थ्रू भी बताया कि किस तरीके से हम देखते हैं। चीजें क्लियर है, 80 डिग्री से वोल्टेज हमारा पिछड़ रहा था, इसका मतलब सर्किट देखो। अब यहां से देखना, कोई कहे लीडिंग सर्किट है कि लैगिंग, लीडिंग सर्किट है कि लैगिंग। तो करंट क्या कर रहा है, तो करंट देखिए भाई इस वोल्टेज से पिछड़ रहा है, करंट क्या कर रहा है इस वोल्टेज से। कोई कहेगा वोल्टेज पिछड़ रहा है सर, नहीं, करंट क्या करता है ये देखना है। तो यहां देखिए, इसको भूल जाइए नीचे वाला एक्सिस से, यहां से देखना है। यहां से जब देखोगे तो ये यहां शुरू हुआ, ये यहां शुरू हुआ, इसका मतलब ये करंट तो बेचारा पहले चल रहा है और वोल्टेज बाद में, करंट बेचारा पहले चल रहा है, वोल्टेज बाद में। इसका मतलब है कि वोल्टेज अगर बाद में चल रहा है और करंट आपका अगर पहले चल रहा है, वोल्टेज बाद में चल रहा है अगर करंट पहले चल रहा है, इसका मतलब सर्किट कैसा है यहां पे लीडिंग सर्किट। सर्किट कैसा है लीडिंग सर्किट। यानी अगर इसको 80 रेफरेंस मान ले, चीजें क्लियर है समझना, यहां पे अगर इसको 0 मान ले, 80 को 0 कर दूं तो ये 80 आगे जा रहा होगा, आई क्या कर रहा होगा 80 आगे जा रहा होगा। चीजें क्लियर है, वेव फॉर्म हमेशा यहां से देखा जाता है, ध्यान रखें, यहां से वेव फॉर्म हमने बना दिया। अब ये देखो बाद में चल रहा है, वोल्टेज बाद में चल रहा है, करंट बेचारा पहले चला, तो करंट जहां भी पहले चल रहा होगा वोल्टेज पिछड़ रहा होगा, इसका मतलब सर्किट कैसा होता है लीडिंग सर्किट। सर्किट कैसा होता है लीडिंग सर्किट। चीजें क्लियर है, ये लीडिंग सर्किट होगा। लेकिन फेज एंगल पूछा है तो फेज एंगल हम यहां से बता सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन में दे देता हूं, आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन है v ऑफ t इज इक्वल टू im साइन ओमेगा t माइनस, बार बार 80 ने दूं, इस बार चेंज कर देता हूं, प्लस, चलो प्लस कर देता हूं 30 डिग्री है ना। इस बार ये डाटा दे दिया, सॉरी यहाँ पे भी, चूंकि अगर v का लिया हूं तो vm देना पड़ेगा है ना। और i ऑफ t देता अगर आपसे पूछता तो im साइन ओमेगा t और माइनस, मान लो कि 90 डिग्री होता, माइनस 90 डिग्री। आपसे तो अब पूछ रहा है कि फेज एंगल बताइए। इस बार दोनों में इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कंडीशन में दिख रहा ना ये चीजें, चलो कलर चेंज कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। ऐसे कंडीशन में आपसे फेज एंगल पूछता है तो यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है, क्या जोड़ू क्या घटाऊं, क्या जोड़ू क्या घटाऊं, है ना। तो क्या करना होता है ध्यान रखिएगा, यहां से और यहां से वेव फॉर्म सिंपल देखिए, ये 25 डिग्री यानी 30 डिग्री आगे की ओर चल रहा है, प्लस मतलब 30 डिग्री आगे से चल रहा है, और ये करंट क्या कर रहा है 90 डिग्री पीछे से चल रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है पीछे से चल रहा है। तो अगर आप बात करोगे यहां पे समझिएगा, अगर बात करोगे तो क्या हो गया, साइन 90 से पिछड़ रहा है और ये 30 से लीड कर रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे आप फेज बनाओगे, वोल्टेज का पहले बनाओ, 30 डिग्री से लीड कर रहा है तो 30 डिग्री इधर तो लैग करना होता है, 30 डिग्री यहां से चल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज का जो ग्राफ रहा होगा चला होगा वो यहां से चला होगा, ठीक है। अब इसको y एक्सिस से ही जोड़ते हैं, इधर से लिखते नहीं, तो यहां से कटा रहता है, यहां से क्या रहता है कटा रहता है, बस यहां से आपको दिखेगा 30 डिग्री लीड कर रहा है, कितना से 30 डिग्री से। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करूं करंट की, करंट कितना से लैग कर रहा है 90 से, तो 90 यहां पे कहां होगा 90, तो इसका देखिए इसका 90 है ना, जब ये कर्व यहां से चला तब इसका 90, ऑब्वियसली 90 यहां पे होगा। तो यहां से जब करंट को चलाओगे आप, यहां से अगर करंट को चलाओगे तो आपका 90 यहां होगा। इस बार करंट चल रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कम ही रखते हैं वोल्टेज की तुलना में, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के तुलना में हमेशा कम ही रहता है। तो चलिए ऐसे चलेगा है ना, ये इसको मिला दिया हमने, क्या किया मिला दिया। तो अब बताइए दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल कितना है। तो आप कहोगे दोनों में कितना का शिफ्टिंग हो गया, तो यहां पे वेव फॉर्म से दोनों से कितने के शिफ्टिंग हो गए, ध्यान रखिएगा, एक 30 से लीड कर रहा है, दूसरा
आगे बढ़ रहा है तो कितना हो गया 90 प्लस 30 है ना, दोनों गैप बढ़ रहा है ना, तो कितना हो गया 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप फेज एंगल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू आपको मिल जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए अगले क्लास देखते हैं पावर फैक्टर।